दोस्तों, पहला सवाल ये है कि जो करेंसी नोट है उसका इस्तेमाल क्यों करना शुरू हुआ और लोग क्यों जो वस्तु विनिमय करते थे यानी सामान आदान प्रदान करके अपना जीवन चला रहे थे उसे बंद कर दिया गया। इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा, मगर इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको जो लगता था वो शायद सही नहीं है। इकोनॉमिक्स में जैसा पढ़ाया जाता है वो आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो तब तक सोचते रहिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रीडम टेक्स्ट को, जिसको लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो इस ऐसे के बारे में एक अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि ये कोई ऐसे एक्चुअली नहीं था। ये असल में बीबीसी जो है वहाँ पे ब्रॉडकास्ट जो होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान उन्होंने जो जो अपना वक्तव्य रखा उसको यहाँ पे एज एसे हमको यहाँ सुनाया जा रहा है या हमको उसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत होती है एक क्वेश्चन के साथ, जिसमें कहा गया व्हाट इज़ अ परफेक्टली फ्री पर्सन। तो यहाँ पे इस सवाल के साथ इस ऐसे को शुरू किया जा रहा है और इसका हम जवाब भी देख रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपना क्या वक्तव्य रखा है। और पूरे टेक्स्ट को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं या देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। हर एक डिटेल को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे तत्व जो इम्पोर्टेंट है उसे भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जवाब के आधार पे आ रहा है कि जो हम पसंद करते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं, वो सब आज़ादी है। अगर आपको खुली छूट दी जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि हर किसी को अगर खुली छूट मिले तो कुछ डकैती भी किसी की इच्छा हो सकती है, तो वो वही करना चाहे कि आज मेरा मूड किया कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। मगर यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, इसका जवाब भी आपको यहाँ मिलेगा। तो हम लोग अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है वो सोते हुए बिताते हैं, यानी यहाँ कहा गया कि 1/3 ऑफ आवर लाइफ टाइम। मतलब अगर आपकी 30 साल की ज़िंदगी है तो आप 10 साल सो रहे हैं, ठीक है, और अगर 60 है तो 20 साल आप सो रहे हैं। या फिर इसमें कहा गया है कि हम अपने कपड़े वॉश करते हैं या कुछ भी सामान धो रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं या फिर अनड्रेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में हमारा वक्त ज़ाया होता है। एंड तकरीबन हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तब भी हम अपना वक्त बिताते हैं, तो ये भी कहा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हाफ जो दिन है हमारे ज़िंदगी का वो हमारे नेसेसिटीज़ पे हम उस पर बिता देते हैं। चाहे वो एक राजा हो जिसके पास हज़ारों सैनिक हैं, और उसके अलावा अगर एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ एक वाइफ है, वो भी सेम अपने जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उन्हें करने में वो बिताता होगा। और ज़्यादा बर्डन तो उन महिलाओं पे पड़ता है जहाँ ऐसे कहा गया है कि वाइफ्स की बात, कि एक राजा जिसके पास हज़ारों लोग हैं और एक नॉर्मल सर्वेंट जिसके पास एक वाइफ है, मगर वाइफ का क्या। तो वाइफ के बारे में कहा है कि उनका तो काम है बच्चों को भी पालना, साथ में अपने उन ज़रूरी कामों को भी करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ती जाए तो इसके लिए आप महिलाओं के साथ अपना संबंध बनाएं और आगे बढ़ता रहे हमारा पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हम जॉब कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो उसमें हम आधा समय तो अपने खाने पीने में ही गुजार रहे हैं, फिर बाकी समय अपने इनकम में दे रहे हैं। अगर आपको सही तरीके से खाना खाना है तो कोई होना चाहिए जो आपके लिए खाना प्रोवाइड करे या बना दे, या खेतों में किसान उसे तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका उपभोग कर पा रहे हैं। अगर आपको सोना है तो तो आपको वहाँ पे बेड की ज़रूरत है, बेडिंग की ज़रूरत है। फायर प्लेस में अगर आग आपको चाहिए तो वहाँ जलाने के लिए फ्यूल होना चाहिए, यहाँ कोल की बात कही गई है। और वी मस्ट वॉक थ्रू द स्ट्रीट, अगर हम चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिना कपड़े के हम अपने नेकेडनेस को दिखाते नहीं हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं। नाउ फूड एंड हॉर्सेस एंड क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस बाय ह्यूमन लेबर। ये सब चीज़ें जो है वो ह्यूमन लेबर के द्वारा बनाई तो जा सकती है, बट ये सारे के सारे चीज़ चोरी हो जाएंगे। ये चोरी का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको हनी पसंद है यानी मधु, तो आप क्या करते हैं, आप
एक्चुअली उनका मधु चोरी कर लेते हैं। वो लोग मेहनत करते हैं, वो फूल से नेक्टर उठा के लाते हैं, फिर अपने बी हाइव में उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है, हम लोग उसे चोरी कर लेते हैं। तो इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आप चलना फिरना नहीं चाहते, बहुत लेज़ी हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपने पैरों को छोड़िए, किसी घोड़े को अपना स्लेव बना लीजिए। एंड व्हाट यू डू टू अ हॉर्स और अ बी, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू टू अ मैन और वुमेन और अ चाइल्ड। ऐसा चीज़ आप किसी भी इंसान, मर्द हो या औरत हो या बच्चा, इनके साथ भी आप ऐसा ही करते हैं। जैसे जो ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं वो इनके साथ ऐसा ही करते हैं। एंड बाई टीचिंग देम दैट इट इज़ रिलीजियस ड्यूटी टू सैक्रिफाइस देयर फ्रीडम टू योर्स, और उनको ये समझा दीजिए कि बस ये तो धर्म का मामला है, धर्म के मामले में कोई प्रश्न नहीं करेगा। अगर आपने उनको ऐसा समझा दिया कि भाई धर्म की वजह से आप लोग ऐसा करें, तो वो लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे एक बात है, कल्चरल हेजिमनी की बात यहाँ पे आ रही है। जैसे इंसानों को ये समझाया जाता है कि इंसान जो भी कर रहा है वो तो एक नियम के तौर पे कर रहा है, मगर यहाँ पे आपको बता दूं कि वो नियम नहीं होता है, वो नियम समाज ने बनाया है। और जैसे कि एक सिंपल नियम है कि जैसे लड़कियाँ क्या करेंगी स्पेसिफिकली, उनके लिए कुछ डेली रूटीन होता है, वैसे मर्दों के लिए भी एक डेली रूटीन बनाया जाता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर वो लड़का है तो आप उसे ज़रूर गाड़ी देंगे, बंदूक देंगे या उस तरह की चीज़ें, बॉल देंगे, फुटबॉल देंगे, ऐसा क्यों। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लड़कियों को क्या दिया जाता है, डॉल, खिलौने, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, मतलब जिसे बच्चे खेले, ठीक है, ऐसा चीज़ जो घर संभालने वाली चीज़ें हो, उन सब चीज़ों को दिया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ कल्चरल हेजिमोनी। और ये हेजिमोनी ऑटोमेटिक आता है। आपको लगता है कि ये सब कुछ स्वाभाविक है, मगर नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। आप इससे ये जता रहे हैं कि लड़कों के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, वो गाड़ी चलाएगा ताकि ड्राइव कर सके, कंट्रोल का एक फैक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर वो बॉल को कैच कर रहा है तो वो भी एक कंट्रोलिंग मैटर है। और इसके अलावा अगर वो बंदूक चला रहा है तो वहाँ पे भी कंट्रोल का मैटर आता है। दूसरी तरफ महिलाओं को, बच्चों को, जो छोटी बच्चियाँ हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं खिलौने, डॉल्स, ताकि वो तभी से खेलना शुरू करे कि कैसे केयर किया जाए। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कल्चरल हेजिमोनी। यहाँ पे अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से यही सब सीखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि beware, so beware if you allow any person or class of persons to get the upper hand of you, he will shift all that part of his slavery to nature that can be shifted onto your shoulders। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो पूरे तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसको अपना स्लेव बना रहे हैं। और वो जो स्लेव है वो हमेशा ही स्लेव ही बना रह जाएगा। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि जो पैसों का मामला था, करेंसी नोट या फिर करेंसी जो है कॉइन्स हो गया, जिसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, वो उसकी स्थापना क्यों हुई, उसका चलन क्यों हुआ। तो इसके पीछे का कारण है कि जैसे कि अगर सोच लीजिए, अगर आपके पास जो पुरानी पद्धति थी जिस पे आप अगर चावल उगा रहे हैं या गेहूँ उगा रहे हैं, तो उसके बदले अगर आपको सोच लीजिए कि कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर जो चावल उगाता है उसे गेहूं चाहिए, तो वो गेहूं वाले के पास जाता था, अपना एक कटोरी चावल देके एक कटोरी गेहूं लेता था। इसके अलावा अगर उसे अंडे चाहिए तो वो फार्म में जाएगा, फार्म वाले को अपना सामान देगा और वहाँ से फार्म का सामान ले लेगा। ये प्रोसेस चल रहा था। तो इसमें अच्छे से समझना, यहाँ पे मामला ये है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम किए जा रहा था, हर व्यक्ति एंगेज था, ठीक है, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा था, कोई भी बैठा नहीं था, किसी ने किसी को अपना काम नहीं थोपा। मगर अभी करेंसी नोट आने के बाद क्या हुआ, एक बंदा जो धीरे धीरे अमीर बना, ठीक है, उसने एक नियम बनाया, यानी ऑब्वियसली ये राजाओं का मामला था, राजाओं को काम करना नहीं था तो उन्हें दूसरों से काम करवाना था। हालांकि इसकी शुरुआत हम सरदारों से देख सकते हैं, जो लोग जंगलों में, जो ट्राइब्स हमको देखने को मिलती थी शुरुआती तौर में, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोग अमीर हो, माने पावरफुल बन रहे हैं, वो अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं। तो उन्हें तो काम करना नहीं है, तो उनके लिए कौन काम करेगा। वो मुद्राओं का जो चलन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये लीजिए सोना और दे दीजिए हमको खाना। बट ये खाना जो है, सोना तो खाना नहीं हो सकता ना भाई, वो तो खाना खा लिया राजा ने, या फिर जो वहाँ का पावरफुल व्यक्ति उसने खाना खा लिया, मगर जो
गरीब बंदा, उसे क्या मिला? एक सिक्का। हालांकि इमरजेंसी में हम उस सिक्के को खा भी नहीं सकते हैं, वो हमारे काम में नहीं आएगा। फिजिकल प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि सच में हमको बेवकूफ़ बनाया गया उस वक्त, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टॉक में गड़बड़ी हो रही थी कि कैसे करके हम स्टोर करें उन चीज़ों को। तो स्टोर तो आज भी हो रहा है ना। बहुत लोग कहते हैं कि स्टोर करने की समस्या हो रही थी, आदान प्रदान में समस्या। नहीं भाई, हर किसी को काम करना पड़ रहा था। बड़े तबके के लोग काम कर रहे थे। क्या काम? लोगों को बुद्धू बनाने का। और दूसरे लोग फिजिकली वर्क कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। वो चीज़ यहाँ पे इनडायरेक्टली कहा गया है कि अगर आप अपना काम किसी और को थोपते हैं तो हमेशा वो स्लेव बना रहेगा आपके लिए, हमेशा काम करेगा। मगर सरकार जो है वो आपको ये समझाएगी कि आपके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, आपको बहला फुसला के रखा जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कल्चरल हेजीमोनी के अंतर्गत आ रहा है, इसको सोच के देखिएगा। इसके बाद आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दास प्रथा पे। तो दो तरह के दास प्रथा यहाँ पे बताया गया है। एक बोला गया है जिसको हम कहते हैं चैटल स्लेवरी, और एक है वेज स्लेवरी। तो ये दो प्रकार की स्लेवरी है। चैटल जो था उसमें ये था कि जो पुराने ज़माने में जो हम लोग देखते थे स्लेवरी जो थी, दास प्रथा, उसमें जो अफ्रीकन्स है उनको स्लेव बनाया जाता था। और जो वो लोग जब इधर आते थे, यानी अमेरिका की बात हो रही है या यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इंग्लैंड की बात कही जा रही है इस ऐसे में। तो वो लोग जब उधर से आते थे उनको ख़रीदना पड़ता था। अच्छे से बात को समझिएगा कि उनको लोग ख़रीदा करते थे एक बड़ा अमाउंट देके। जो मालिक उन्हें ख़रीदेगा एक बड़ा लंप ऑफ अमाउंट देगा, ठीक है। फिर देने के बाद उससे काम करवाएगा, ये सिस्टम हुआ करता था। तो उन्होंने स्लेवरी बंद करवा दी। तो इसको लेके लोग बहुत खुश, जो लोग स्लेव थे उन्होंने सोचा कि हमारी आज़ादी हमको मिल गई है। मगर बाद में उनको फील हुआ कोई आज़ादी नहीं मिली है। क्यों? कैसे? देखिए, कि शुरुआत में जब थे प्रथा के हिसाब से वो लोग दास प्रथा को मानते आ रहे थे, यानी ये जो पहला बंदा आ रहा है फिर उसका खानदान जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है वो उसी मालिक के अंडर रह रहा था। मगर अब समझिए बात को, जब उसने आज के टाइम के में सोच लीजिए कि एक बड़े अमाउंट में कई लाख रुपया देके एक स्लेव को ख़रीदा गया, फिर वो बीमार पड़ गया या फिर वो मर गया। बीमार पड़ने पे आपको खर्चा होगा, और अगर वो मर जाता है तो और भी ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि आपको एक नया स्लेव खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से बेटर है कि हम इनको आज़ादी दे देते हैं। ये लोग तो बहुत लोग यहाँ आ चुके थे तब तक, अमेरिका में या फिर यूरोप में ये लोग बहुत लोग आ चुके थे। तो ये लोग के बच्चे भी थे यहाँ पे। अब शुरुआत में ये लोग वहाँ पे रह रहे थे, उन्हीं के घर में खा रहे थे, उन्हीं का वहाँ पे शेल्टर उनको मिल रहा था, रोटी कपड़ा मकान था उनके पास। मगर अब उनको बोला गया कि तुम आज़ाद हो। अब वो लोग आज़ाद हो गए, बाहर चले गए, खुश है। मगर उल्टा पड़ गया किस्सा। क्या हुआ कि वो लोग जो आज़ाद थे वो लोग अब काम ढूंढने जब आएंगे उन्हीं मालिकों के पास जाएंगे, तब उन्हें कहा जाएगा कि ठीक है भैया, अब हम तुमको वेज स्लेव बनाते हैं कि आप जब जब काम कीजिएगा आपको उतना पैसा दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। अब हो गया मामला उल्टा। वो लोग अब समझे कि गड़बड़ है। अब वो लोग जो अर्न कर रहे हैं उससे उनका कमाई से उनका घर नहीं चलेगा, क्योंकि उनको जो पैसा दिया जाएगा वो उनके हिसाब से दिया जाएगा। अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? जैसे अगर वो घर से बाहर निकल गए ना मालिक के घर से, तब बाहर कहीं रेंट में रहना पड़ेगा। तो रेंट का पैसा कौन देगा? खाने पीने का पैसा कौन देगा? और वेज बहुत कम दिया जा रहा है। तो इसलिए उनका पहले एक मालिक हुआ करता था, अभी एक से ज़्यादा मालिक हो गए, किसी का 2 किसी का 3, क्योंकि एक जगह काम करके उनका इनकम नहीं हो पा रहा था जनरेट, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। ये सिस्टम इसलिए हुआ ताकि जो मालिक है उन लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ पे हर चीज़ जो है एक अलग प्रोस्पेक्टिव से समझाया गया कि स्लेवरी जो सिस्टम है उसे एबॉलिश तो किया गया, मगर उसके पीछे भी एक राजनीति थी। अपनी सुविधा के हिसाब से अमीरों ने उनको अपने हाथ में उनके सड़क की चाबी दे दी, यानी की ऑफ द स्ट्रीट, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर व्हेन यू कंप्लेन दे प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर यू शैल गवर्न द कंट्री फॉर योर सेल्फ। ये बहुत अच्छी बात है कि जब उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई हमारे साथ तो और भी बुरा हो गया, अभी हम क्या करें, तो तब उन्हें कहा गया कि अरे क्या चिंता कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ दिन बाद तुम देश चलाओगे। कैसे? क्योंकि दे रिडीम दिस प्रॉमिस बाय गिविंग यू अ वोट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा, एंड हैविंग अ जनरल इलेक्शन एवरी 5 ईयर और सो, हर 5 साल या उसके आसपास जनरल इलेक्शन होगा जहां तुम अंशदान करोगे। मगर असल में मामला क्या है? मामला है वही मालिक लोग रहेंगे, वही रिच पर्सन
वो बोलेंगे कि देखो ये मेरा दोस्त है और ये मैं हूँ, आप लोग चुनिए हम में से किसी एक बंदे को। और वो लोग क्या सोचेंगे, जो स्लेव थे या आम आदमी, वो लोग सोचेंगे वाह मुझे तो बहुत बढ़िया चांस मिल गया, मैं अब देश चलाने वाला हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा इनमें से कौन होगा। मगर वो ये नहीं सोच रहा है कि वो उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा है जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। और जो न्यूज़पेपर वाले होंगे वो तो आप लोग जानते ही हैं, बढ़ा चढ़ा के इतना बोलेंगे कि एकदम माथे पे चढ़ा देंगे उस इंसान को कि इसने इलेक्शन जीता है। भाई ये तो डिसीजन है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, बट द न्यूज़पेपर्स अश्योर यू दैट योर वोट हैज़ डिसाइडेड द इलेक्शन। ठीक है, ऐसा कहा जाएगा कि आप ही ने तो सिलेक्ट किया है, बट आप जो है यू आर फूल इनफ टू बिलीव देम। ये भी कहा गया है कि आप फूल है जो आप इस पे बिलीव कर रहे हैं। नाउ मार्क अनदर बिग डिफरेंस ऑफ नेचुरल स्लेवरी एंड मैन टू नेचर स्लेवरी। अब दो तरह के स्लेवरी की बात कही जाएगी यहाँ पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़ते जाइए, देखिए हर पद में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती जाएंगी। तो जैसे नेचुरल स्लेवरी होती है और दूसरा होता है जिसमें नेचुरल स्लेवरी मतलब आप नेचर के प्रति स्लेव हैं, आप दूसरी तरफ एक इंसान के लिए स्लेव है। दोनों में अंतर होता है। जैसे अगर आप नेचर के लिए स्लेव बने, यानी कि आपका खाना पीना हो गया, आपको जो दिनचर्या में जो आपको करना पड़ता है, जैसे जो टॉयलेट में आप जाते हैं, तो इन सब का भी आपको मानना पड़ता है, आप उसके लिए भी स्लेव है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जब आपको नेचर बुलाएगा, यानी नेचर इन द सेंस टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वैसे ही कहा गया है। नेचर यहाँ पे नेचर इज़ काइंड टू हर स्लेव्स। हाँ, तो इसे अच्छे से समझते हैं। अगर आप सोचिए कि आपको सोना है और आप सोच रहे हैं कि नहीं सोएंगे, मतलब नींद आई है मगर आप सो नहीं रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो नेचुरल स्लेवरी है ये आपको करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी है। और ये भी कहा गया है कि अगर हम नेचुरल स्लेवरी करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, या फिर आपको बहुत ज़ोर की नींद लगी है, या आप नींद में जब सोते हैं तो इतना आराम आपको लगता है कि सुबह उठने तक का मूड नहीं करता है। और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा, रज़ाई कौन छोड़ता है। तो यही कहा गया है कि ये जो हमारी स्लेवरी है प्रकृति के प्रति, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमें फील गुड कराता है। मगर दूसरी तरफ या फिर ये भी कहा गया है कि हम लोग जब अपना संभोग करते हैं किसी और के साथ, तो उसमें भी एक सेटिस्फैक्शन है। वो सेटिस्फैक्शन के ज़रिए हम जनसंख्या बढ़ाते हैं हालांकि, तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन है जो हमें करने को बाध्य करता है। हमारे एक उम्र सीमा के बाद हमें उसे करना ही पड़ता है, अगर नहीं करें तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहा गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक ऐसा बंदा जो वेगाबॉन्ड बेगर है, तो वो भी अपना जो खाना पीना है वो सिंगिंग करके बिता रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि स्वीट होम एक सॉन्ग है वहाँ पे, तो इसको गा के भी वो अपना रोजगार करता है, तो उसमें उसको दोनों सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जितने भी कवि है ये लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में, राइटर्स लोग लिखा करते हैं सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, इन सब चीज़ों सुख को लेके, जो नेचुरल स्लेवरी है उसको लेके। अब बात करते हैं उल्टे तरफ मैन टू मैन। ये बहुत बुरा उन्होंने कहा है कि मैन टू मैन स्लेवरी बहुत बुरी चीज़ है, ये हेटफुल करने लायक चीज़ है। और इसमें उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉफिट्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कार्ल मार्क्स का नाम। इसके अलावा और भी कुछ राइटर्स हैं, उनके बारे में मैं आगे पढ़ रहा हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स जैसा बंदा हो गया, अगर ये कुछ अच्छा बोल भी देता है, जिसने भविष्य के बारे में सोच के रखा था कि समाज में ऐसा होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे हम एक हिंट हमको मिल रहा है कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं। एक कम्युनिस्ट एक व्यक्ति उनके अंदर नज़र आ रहा है। तो जैसे मार्क्स की अगर बात करें तो उनके हिसाब से जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा था, या फिर दास कैपिटल अगर आप उसे पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते थे कि जो स्लेवरी है वो पूरे तरीके से बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम कैपिटलिज्म लेके आ रहा है उससे इंसानों में जो एक डिवीज़न है वो क्रिएट हो जा रहा है। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। इसके विरुद्ध वो खड़े थे, ऑब्जेक्शन था उन्हें इस समाज से। तो ऐसा अगर देखा जाता है तो इस हिसाब से हम देखें तो एक क्लास वॉर भी चालू होता है स्लेव और मास्टर्स के बीच। जैसे ट्रेड यूनियन बनता है एक साइड में और दूसरी तरफ बनता है एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये दोनों ऑपोजिट है, जहाँ पे
सेंट थॉमस की भी बात कर रहे हैं कि वो भी एबोलिशन चाहते थे स्लेवरी का। जैसे कि आपने यूटोपिया अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे अपने थॉमस मोर का देखा होगा कि वो एक ऐसा समाज चाह रहे हैं जो विदाउट एनी क्राइम या अनइक्वल कोई भी चीज़ ना हो, हर चीज़ इक्वल हो। नेचुरली द मास्टर क्लास जो है वो पार्लियामेंट में हो या फिर स्कूल में हो या न्यूज़पेपर में है, उन सब जगहों पे वो लोग डोमिनेट करते हैं। और जब आप प्रश्न करेंगे तो वो आपको ये भी सिखाते हैं कि देखिए हम लोगों ने तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे 1215 में यहाँ पे एक रेफरेंस है अबाउट जो किंग जॉन थे उनको साइन करवाया गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक चार्टर टाइप का था जहाँ पे वो पॉलिसीज ला रहे हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट का एक कंसेप्ट बन के आ रहा है राजतंत्र में कि पार्लियामेंट से भी डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल मिल रहा है स्पेनिश आर्मडा का, जो एलिजाबेथ के टाइम पे 1588 के आसपास हुआ था। इसमें उन्होंने एक जंग जीत ली थी। हालांकि वो जंग नेचुरल कारण से वो जीती गई थी। तूफान की वजह से जो स्पेनिश आर्मडा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, मतलब इंग्लैंड तक। इसके अलावा कट ऑफ किंग चार्ल्स हेड, किंग चार्ल्स जो अत्याचारी राजा थे उनके माथे को काट दिया, सर कलम किया गया। तो या फिर किंग विलियम, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं विलियम ऑफ ऑरेंज, जो 1689 का वक्त हुआ होगा उस टाइम, बिल ऑफ राइट्स लाया जाता है, उसे वो एक्सेप्ट करते हैं वो राजा। जो मतलब तकरीबन जो मैग्ना कार्टा था उसी टाइप का ही कुछ डिसीजन यहाँ भी लिया गया था। इसके अलावा अमेरिका का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 में, उसके बारे में कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किस तरह से हम लोगों ने यानी इंग्लैंड ने नेपोलियन को हराया बैटल ऑफ वाटरलू में, जो 1815 में हुआ था। इसके अलावा 1805 में एक युद्ध हुआ था ट्रैफल्गर का जो वॉर था, जिसमें कहा जा रहा है कि प्लेइंग फील्ड ऑफ ईटॉन, मतलब क्यों कहा गया, ईटॉन वालों ने ही जो नेपोलियन है उसको परास्त किया था। अब ये ईटॉन वाले है कौन? ईटॉन असल में एक स्कूल का नाम है जहाँ से जो बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने लड़ा था युद्ध अगेंस्ट नेपोलियन, वो लोग ज़्यादातर ईटॉन स्कूल से पढ़ के निकले थे, इसीलिए ऐसा कहा गया। इसके अलावा जो देश एक टाइम पे राजतंत्र चाहते थे उनको हम लोगों ने डेमोक्रेसी में बदल दिया। यानी कहा गया है जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया, ओटोमन एम्पायर, इन सबको हम लोगों ने रिपब्लिक में बदल दिया। तो यहाँ पे बाय द कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो था वही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप असंतोष हैं, आप फिर भी मिजरी में रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ योर वोट अगर आप तब भी दुखी हैं तो आप ही की गलती, ऐसा कहा जाएगा कि आप ही ने तो उन दोनों दोस्त में से एक को चुना था ना, यानी आप ही को सब इल्ज़ाम। ठीक है, उनके ऊपर कोई दोष नहीं चढ़ने वाला। फिर वो बोलेंगे कि हम लोग अगर बोलते हैं कि तब व्हाट गुड इज़ द वोट, क्वेश्चन करते हैं कि वोट से हमें क्या फ़ायदा मिला, तब आपको बताया जाएगा कि आपके लिए फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, आपके लिए वेजेस बोर्ड बनाया गया, आपके लिए फ्री एजुकेशन दिया गया, आपके लिए न्यू डील दिया गया, डोल दिया गया। इन सब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फैक्ट्री एक्ट जो है वो 19th सेंचुरी में एक्ट को लागू किया गया था इंग्लैंड में। हर चीज़ इंग्लैंड के बारे में ध्यान रखिएगा। वेज बोर्ड जो है, जैसे हमारे यहाँ पे पे कमीशन होता है, हर 10 सालों में कुछ निर्णय लिया जाता है, तो वो वहाँ पे वेज बोर्ड कहलाता है इंग्लैंड में। फ्री एजुकेशन समझते हैं आप। न्यू डील जो है वो यूएसए का रिफॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेट डिप्रेशन, यानी ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था 1930s के आसपास, शायद यहाँ पे मैं शायद थोड़ा गलत हो सकता हूँ, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो डिसीजन लिया गया था, रिफॉर्म किया गया था, उसके बारे में बताया जा रहा है। या फिर द डोल क्या होता है? खैरात, जैसे कि फ्री में जो बांटा जाता है सरकार की तरफ से। जैसे हमारे देश में 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री में राशन दिया गया, इस खैरात के बारे में आपको सुनाया जाएगा। आप धीरे धीरे समझिएगा कि हमारे देश के बारे में भी कुछ यहाँ से लिंक ज़रूर हो रहा है। ठीक है, वी आर रिमाइंडेड दैट द रिच आर टैक्सेड क्वाइटर 1/3 और इवन
हाफ और मोर देयर इनकम। तो हमें ये भी बताया जाए कि वो लोग जो अमीर है वो लोग बहुत टैक्स पे करते हैं, इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, और हम लोग को भी लगेगा वाह वाह बहुत बढ़िया, वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो मगर असल में बात ये नहीं है, बस असल में ये सोचिए कि आपका इनकम कितना है। जैसे कि आप सोच लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि जैसे कपिल शर्मा है, कुछ दिन पहले मतलब कुछ सालों पहले न्यूज़ आई थी कि वो 13 करोड़ उन्होंने या 14 करोड़ के आसपास टैक्स पे किया। मगर उस बंदे का इनकम कितना है वो सोचिए, उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनकम है, तो कंपेरेटिवली अगर देखें तो 13 करोड़ शायद उसके लिए कुछ नहीं, ठीक है। मगर आपके लिए 13 रुपया भी काम में लग सकता है। मतलब मेरे को पता नहीं कि यहाँ की किस टाइप के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मगर एक साधारण व्यक्ति के लिए 13,000 देना टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हम हर प्रोडक्ट में टैक्स पे करते हैं। आप अगर सुबह का शुरू करें, अब कोई चाय पी रहा है, चाय के पैकेट में देखिएगा टैक्स है। आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, उन सब में टैक्स आपने पहले से पे किया है। कोई क्रीम यूज़ करे, लेज़ का पैकेट खा रहे हैं, कंपनी का नाम लेना सही नहीं होता है फिर भी ले रहा हूँ, कोई भी एक चिप्स खरीदे, कुछ भी, हर चीज़ में आप टैक्स दिए जा रहे हैं। वो टैक्स आप तो दे ही रहे हैं, साथ में कुछ इनकम अगर आप ज़्यादा कर लें, 12 लाख से ज़्यादा अगर कोई कमा लेता है तो उससे भी टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ में हमसे टैक्स लिया जाता है, हमारे इनकम को मद्देनज़र नहीं रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके बाद आते हैं कुछ बड़े बड़े फेमस फिलोसोफर्स और राइटर्स की बात हो रही है, जैसे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर के बारे में बता दूं कि उनका एक बुक है कैंडिड, आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है। वॉल्टेयर एक फ्रेंच फिलोसोफर भी थे। इसके अलावा रूसो, टॉम पेन, उसके बाद शेली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, उसके बाद और भी कुछ राइटर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे लिया गया है। इन सब राइटर्स के बारे में बताया जाता है कि ये लोग तो अगर ये लोग फेमस हो रहे हैं तो इनके अगेंस्ट बोला जाता है कि ये लोग तो एथीस्ट हैं, यानी अधर्मी हैं, ये लोग धर्म नहीं मानते हैं, या फिर लिबर्टीन्स है, मर्डरर्स है, स्काउंडर्स है, और उनका किताब खरीदना या सेल करना तो क्राइम हो जाता है। ऐसा कि उनके किताबों को जलाया भी गया है, बहुत बार ऐसा इंसिडेंट देखा जा चुका है। आगे चल के ये बताया जा रहा है, जो ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे है, कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, यानी इंग्लैंड के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो एक टाइम पे नहीं चाहते थे कि राजतंत्र ख़त्म हो और डेमोक्रेसी चालू हो, बाद में जब हो जाता है, या फिर आप देख रहे हैं कि जैसे लेनिन सक्सेसफुल हुआ या फिर मार्क्स का कंसेप्ट सक्सेसफुल होता है, तब या फिर उनका जो शत्रु देश है वो फिर उन्हीं के गोद में जाके बैठते हैं और उनके साथ अपना टाई अप कर लेते हैं। यानी आप लोगों के सामने एक चीज़ दिखावा किया जाएगा और दूसरी तरफ कुछ और होने वाला है। जैसे कि आप सोच लीजिए कि कुछ दिन पहले अमेरिका के साथ बहुत अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, तो अभी अमेरिका के साथ दुश्मनी है, मगर अभी दोस्ती किसके साथ है? अभी चाइना के साथ दोस्ती दिखाई जा रही है। मैं जिस टाइम पे इसे अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम तो यही चल रहा है, आगे का पता नहीं। तो ये कितना ज़्यादा रेलिवेंट बताया गया है कि जैसे जिस टायरेंट या विलेन को आप मान रहे थे, जिसे एबॉलिश किया जा रहा था, बाद में जाके हमारे डिप्लोमेट उन्हीं को इन्वाइट करते हैं डिनर में। तो देखिए कैसा हो गया कि चाइना को लेके इतना गाली गलौज किया गया। 2020 के आसपास से शुरू हुआ डोकलाम का जो मामला था, वो यहाँ पे एकदम मैच कर जा रहा है कि चाइना को दिखाया गया कि एक बुरा देश है, हमारे अगेंस्ट है। वो बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया था, सामान खरीदने को मना किया, हालांकि अंदर से बिज़नेस चल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग खरीद रहे थे चाइना से। उसे न्यूज़ में फोरकास्ट नहीं किया जा रहा था, मगर अंदर ही अंदर खरीद रहे थे सारे सामान। हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे सब उन्हीं से, मगर पब्लिक को ये नहीं दिखाया जा रहा था, मेड इन इंडिया बोल के चलाया जा रहा था। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट है वो सेम टू सेम यहाँ बताया जा रहा है कि अभी देखिए, अभी अमेरिका के साथ गड़बड़ी है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी चले जा रहे हैं चाइना के पास, जो कि ना पूरे तरीके से एक लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला देश है, कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। और हम लोग तो क्या है, हमारे देश में अभी राइट आइडियोलॉजी वाला एक राजनीतिक दल पूरे तरीके से देश को चला रहा है। मगर वो लोग देखिए अभी किन की गोद में बैठे हुए, अभी वो लोग बैठे हैं चाइना के गोद में और रशिया का हेल्प ले रहे हैं, रशिया से हेल्प ले रहे हैं, चाइना की गोद में बैठे हैं। और हमें देश में बताया जा रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है, ठीक है। हमारे बड़े बड़े नेता एक टाइम पे उनको बोलते थे कि लाल आँख करके दिखाएंगे, मगर अभी देखिए उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पे कही गई है। तो अगले पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेट क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी जेंटलमैन लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। आपके बच्चों की तरह उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। उनका जो इंस्टीट्यूट है उसे कुछ अलग ही सिखाता है।
इवन कहा जा सकता है कि जो मास्टर है वो ऑल्सो अफेक्टेड है बाय देयर ओन स्टेप्स। मतलब उनके ऊपर भी एक तरह का कल्चरल हेजीमोनी जो है वो उनके ऊपर भी है। वो भी एक तरह का पर्टिकुलर सोच विचार रखते हैं जो अपने लिए उनके लिए लगता है कि वो स्टेबल चीज़ है, या फिर हम कहें कि वो एक साधारण बात है उनके लिए भी। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि बचपन से ही जिन स्कूलों में भेजा जाता है, जो प्री प्राइमरी स्कूल हो या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे वो लोग पढ़ाई किया करते हैं, तो उन्हें भी यही सब सिखाया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली वो नहीं जो आपके बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग सुपीरियर है और बाकी कॉमन लोग एकदम इन्फीरियर है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि जो जेंटलमैन के बच्चे हैं उन्हें टीच किया जाता है सुपीरियर टू द कॉमन रन ऑफ मैन हुज ड्यूटी इज़ टू ब्रश हिज क्लोथ्स, कैरी हिज पार्सल एंड अर्न हिज इनकम फॉर हिम। यानी जो गरीब लोग हैं वो उनके लिए उनका कपड़ा धोएंगे, उनका जूता पॉलिश करेंगे, या फिर जो पार्सल है वो कैरी करेंगे, और उन्हीं के लिए इनकम भी करेंगे वो गरीब लोग। और ऐसा अगर देखा जाता है तो वो बच्चे इसी चीज़ को सही मानेंगे। उन्हें लगेगा कि यही जो नियम चल रहा है वो सही है। हालांकि उनके लिए तो ये सही लगेगा ही, क्योंकि उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रदान की जा रही है, तो उन्हें तो ये सिस्टम अच्छा लगेगा। वो इस सिस्टम को पसंद करना शुरू करेंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये वाला सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। ऐसा ही सिस्टम चलता रहे, वो यही चाहते हैं। तो ऐसा अगर सिस्टम बना रहा तो कभी कभार क्या होता है, इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। यानी जो आम जनता है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी बैकफायर करते हैं। तो इस बैकफायर को वो लोग जितना हो सके दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेपोलियन का एक मेंशन किया गया है कि नेपोलियन जो है एक टाइम पे, आप लोग अगर इतिहास पढ़े हैं नेपोलियन का, तो नेपोलियन भी आम आदमी की तरह ही उभर के आ रहा है, मगर आने के बाद उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है। वो डेमोक्रेसी की बात करते हुए आता है और खुद राजतंत्र चलाना शुरू करता है, वो अलग बात था। मगर जो भी हो, एक बैकफायर तो हुआ। यानी जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने अपने हाथों पे आर्म्स ले लिया, हथियार ले लिए और सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। मगर ये जो अमीर लोग हैं ये अपने खून को बहा के भी इस सिस्टम को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। और जो प्रिविलेज क्लास है वो हमेशा गवर्नमेंट का फ्लैग या फिर किंग का फ्लैग के नीचे ही रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे देश में कि कुछ ऐसे गिने चुने 2 लोग हैं जो गवर्नमेंट का फ्लैग हमेशा हाथों में लिए रहते हैं, या फिर वो इस गवर्नमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट उसे ऑपरेट कर रहे हैं। एक्चुअली है कि कुछ लोग जो है वो देश में राजाओं की तरह रहते हैं। आजकल के राजा की ज़रूरत नहीं है कि वो उस तरह का ड्रेस पहने, वो लोग कोट पैंट में भी या नॉर्मल शर्ट में भी राजा है। ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत अमाउंट है, पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि बस्ता भर भर के पार्लियामेंट में डालेंगे और सबको खरीद लेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट देश को नहीं चला रही है, वही राजा लोग चला रहे हैं। जो सबसे अमीर है वही राजा होता है और वही देश को चलाता है। यही कहा गया कि जो प्रिविलेज क्लास है उनके हाथों में हमेशा गवर्नमेंट का झंडा आपको दिखने वाला। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वो एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक वायरलेस हो रहा है, यानी BBC रेडियो में ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था, इसीलिए। आगे चल के कह रहे हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का क्या मतदर्शन था अबाउट अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू रन द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार चला रहा हो तो वो कैसा होना चाहिए, उसे देख के आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई इसमें दम है, इसे देख के लग रहा है कि ये सरकार चला सकता है या राज्य को चला सकता है, यानी राजतंत्र सही ठीक ठाक चलेगा। कब? जब उसका पहनावा सही होगा। ठीक है, आपको देख के लगना चाहिए हाँ इसमें बात है, कोई राजाओं वाली बात है, तभी आप उसको मानेंगे कि वो एक राजतंत्र चला सकता है। एक फर्स्ट क्लास कैरियर्स में वो आएगा, अच्छे एक्सेंट में बातें करेगा, अच्छे ड्रेसेस पहनेगा, डेकोरेशन रहेगा, उसका जो रॉब पहना रहेगा, यूनिफॉर्म देख के लगेगा कि हाँ सही में कुछ पहना है। एक्सपेंसिव कार्स में घूमेगा। आज के टाइम की अगर बात करें तो हम इसे मान सकते हैं कि आज पहले तो रथों में आया करते थे राजा लोग, अभी वो लोग आएंगे किसमें, एक्सपेंसिव कार, रोल्स रॉयस। और बेस्ट ग्रूम रहेगा। घोड़े का जो ब्रीड होगा, अगर राजा आ रहा है घोड़े का ब्रीड में अमीर लोग, तो वो ब्रीड भी हाई क्लास यानी बेस्ट ब्रीड वाला घोड़ा होगा। नेवर क्लीन देयर बूट। ठीक है, अपना बूट कभी नहीं वो क्लीन करेंगे, बाकियों से पॉलिश करवाएंगे। डू नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, दे कैन पॉसिबली बी डन बाय रिंगिंग अ बेल, यानी बस घंटी बजाएंगे और उनका काम हो जाएगा।
लोग आके उनका काम कर देंगे। ऑलमोस्ट लाइक वो लोगों के लिए एक भगवान की तरह नज़र आएंगे। यानी यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग भूल जाते हैं आइडियोलॉजी क्या है, हमारा फोकस क्या है, क्या इम्प्रेशन है। हम लोग ये सोचते हैं कि जस्ट वो आदमी कैसा दिख रहा है। जैसे सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल होता है इलेक्शन के टाइम में, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को टिकट दे दिया जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? वो लोग उस टाइम पे और आइडियोलॉजी फोकस नहीं करते। वो लोग ये देखते हैं कि हमारे इलाके में कौन सा आइडियोलॉजी का बंदा आया, नहीं देखते हैं कि कौन सा सेलिब्रिटी आया है। ठीक है, तो उनको वोट दिया जाता है, पब्लिक उन्हीं को वोट देती है, क्योंकि देख के लगता है हाँ भाई इसमें तो वो वाली बात है, ये तो भाई बहुत पॉपुलर आदमी है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम इतना ज़्यादा लोगों को आइडियलाइज्ड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि आपका कोई दोस्त, आपका बहुत क्लोज कोई फ्रेंड है या आपकी सहेली है, वो इलेक्शन में खड़ी होती है। देखिएगा, आपको ही मूड नहीं करेगा उसे वोट देने को। वोट तो आप उसी को देंगे जो देख के लगे, क्योंकि दोस्त क्या है, अरे वो तो मेरे साथ बैठ के वही चाय वाय पीता है, इससे देश थोड़ी ना चलने वाला है। देश तो वही चलाएंगे। इवन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर सोच लीजिए कि पार्लियामेंट में वोटिंग हो रहा है और वहाँ पे वुमेन्स लोग लड़ाई कर रही है, मतलब लड़ाई मतलब क्या, एक पार्टी से एक वुमेन है, दूसरे पार्टी से और एक महिला है, तो आप उस महिला को वोट देंगे जिसे देख के लगेगा कि ये भाई आलीशान उनका जीवन चलता है, मतलब पैसे वाली है, और जो गरीब है उसको आप वोट नहीं दीजिएगा। ऐसा यहाँ पे ये कह रहे हैं। यानी देख के लगना चाहिए कि कुछ है उसके अंदर। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रांड देखते हैं, हम लोग क्वालिटी को जांचते नहीं हैं, ऊपर से देख के ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, किताब पढ़ने के पहले किताब का कवर देख के लोग जज कर लेते हैं, वो वाली बात है। मगर अंदर क्या है हम नहीं जानना चाहते हैं। जनरली आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ब्रांड मतलब ये सही है, हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है कुछ कुछ मामलों में। तो अगला सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि देखिए सवाल क्या है, पूछा जा रहा है कि द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट द बॉटम ऑफ इट ऑल इज हाउ द इनकम ऑफ द होल कंट्री कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डे टू डे। यानी सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से हम, जो बड़ा क्वेश्चन है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसों का, सबके पास इनकम हो, सभी इंसान काम करे और इनकम करे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। अगर हम पूरे देश में या पूरे जहान में खेती करते हैं तो खेती में हम लोग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में खेती बाड़ी कर पा रही है। और ऐसा ही करना चाहिए जिसमें कि एक महिला भी मशीनों के द्वारा खेतों को ऑपरेट कर पाए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई महिला है जो खेती करना चाहती है, उसका शारीरिक बल नहीं है, तो भी वो इन मशीनों के ज़रिए इसको कर पाए, खेती को कर पाए। मशीन ऐसा निकालना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे काम करे, उससे काम कर पाए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महिला हज़ारों लोगों का काम अकेले एक मशीन के द्वारा कर ले रही हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। क्योंकि एक महिला अगर कर रही है कारखाने में काम एक मशीन के द्वारा, जहाँ पे 100 लोग काम करते थे या 200 लोग काम करते थे, उसकी जगह पे एक औरत को रखा गया और उसने एक बटन दबाया और पूरा काम हो गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे रोजगार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। उन 200 लोगों का काम कहाँ जाएगा, या 1000 लोगों का काम बंद हो गया, तो ये बहुत बुरी बात होगी। उसके बाद जैसे कि एक्सेसिव चीज़ हम लोग तैयार कर ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनको हम बनाते हैं जिसकी आवश्यकता सच में नहीं होती है। मगर यहाँ पे एक चीज़ कही गई है, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया स्टील पिन हो गया, मैचेस हो गया, इनको तैयार करते हैं एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार कर रहे हैं, मगर ये किसी काम का नहीं उनके हिसाब से। इसको ना कोई खा पाएगा ना कुछ निगल पाएगा, तो इसकी आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, कभी कभार बच्चे लोग इसे खा लेते हैं, मगर ये उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि इतना ज़्यादा भी कल्टीवेट मत करो कि तुम धरती से लेकर आसमान तक कल्टीवेट किए जा रहे हो, खेती बाड़ी किए जा रहे हो, मतलब विज्ञान के ज़रिए इतना ज़्यादा तकनीक को आगे बढ़ाया हो और खेती बाड़ी करके आसमान तक को फाड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जब नेचर अपना स्लीव ऊपर उठाएगा तब हालत ख़राब हो जाएगा। यानी कि अगर हम नेचर के साथ खेलेंगे ज़्यादा तो नेचर भी हमारा नुकसान कर सकता है। इसी बात को यहाँ कहा गया। आगे चल के इस ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुछ कानून ऐसे भी हैं जो हमारे देश और दुनिया में बने हैं, वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। कभी कभी वो तुम्हारी जान बचा देते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि असॉल्ट होने से बचाया जाता है, हाईवे रॉबरी, उसके बाद डिसऑर्डर
जो होता है उन सब चीज़ों से आपको बचाता भी है। ऐसा भी कुछ कानून है जो आपके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो इतना सब होने के बावजूद सरकार कुछ हद तक आपको मदद तो करती है, मगर जो लोगों की आइडियोलॉजी है वो नहीं बदलती है। जैसे कि आप किसी के घर में भाड़ा में रहते हैं, रेंट में रहा करते हैं, तो वहाँ पे जो मालिक है वो चाहेगा कि आप उसके तौर तरीके मान के चले। जैसे कि उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम होगा, आप उस टाइम में अगर नहीं घर में आते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो वो आपको घर से निकाल देगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि उसके हिसाब से अगर आपके बाल सही नहीं है तो वो आपको ज़बरदस्ती करेगा कि अपने बाल सही तरीके से काटो। जैसे यहाँ कहा गया है कि अगर मालिक चाहता है कि तुम चर्च जाओ और चर्च के जगह तुम अगर एक चैपल से घूम के आ गए तो वो उस पर भी खफा हो सकता है। यहाँ पे चैपल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। चैपल होता है, चर्च तो आप लोगों को पता ही होगा, चैपल होता है वो छोटी सी बिल्डिंग जहाँ पे चर्च के समान होते हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर एक छोटा सा चर्च बना दिया गया है, या कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर आप लोग मंदिरों को देखते हैं तो जो क्रिश्चियन देश है वहाँ पे आप लोग देखेंगे, जहाँ मेजॉरिटी क्रिश्चियन रहती है वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर हो या उसके साइड में हो छोटा सा वो लोग चर्च बना लेते हैं, चर्च जैसा, उसको वो लोग चैपल कहा करते हैं। तो अगर मालिक चाहता है कि तुम चैपल में जाओ, चर्च में जाओ, मगर आप चैपल जा रहे हैं, तो इसकी वजह हो सकता है कि इसके वजह से आपको घर से निकाल दिया जाए। ठीक है। तो प्राइवेट संस्था भी ऐसा ही कुछ करती है। यहाँ पे हम एक घर के मालिक की बात कहा गया है, मगर कोई प्राइवेट संस्था का जो मालिक है वो भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। आपने अगर कुछ कहीं पे दुकान खोल दिया तो सोचिए वो जो मालिक है वो तो गुस्सा करेगा ना, क्योंकि वो चाहेगा नहीं कि वो उसको छोड़ के भी कुछ लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसा मैटर है, सरकार अगर कुछ कानून बना भी रही है मगर वो इम्प्लीमेंट, जैसे कि कानून बन के इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया मगर लोग अंदर से उसको नहीं मानते हैं। आप जितना भी कह दीजिए, जैसे कि सोच लीजिए कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ऐसा माना जाता है, माना नहीं, कानूनी रूप पे ये है, मगर लोग मानते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको मानते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक चीज़ बन तो जाता है, अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, मगर आम जनता के अंदर वो कल्चरल हेजिमोनी वाला जो फैक्टर है वो रह ही जाता है। अभी बात करते हैं ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ठीक ठाक सैलरी नहीं मिल रही है या कोई भी समस्या है, तो ट्रेड यूनियन वाले उनके लिए काम करते हैं। तो अगर सोचिए आपको घर से किसी ने निकाल भी दिया है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप भटक रहे हैं काम के लिए, मगर आपको अनुमति कभी कभी नहीं मिलेगी कि आप स्ट्राइक कर ले, उसके घर के सामने बैठ जाए, धरना दे दे, भूख हड़ताल करे। पुलिस आएगी, आपको वहीं पे उठा के लेके जाएगी और आपको बोलेगी कि अपने घर जाके धरना करो, भूख हड़ताल करो, आप मत जाओ, उनको कोई परवाह नहीं है, मगर आप किसी के घर के सामने ऐसे धरने पे नहीं बैठ सकते हैं। ये बड़ी बात है। या फिर एक फुल ग्रुप मिल के कहीं धरना कर रहा है, भूख हड़ताल एक फुल ग्रुप कर रहा है, तो इससे क्या होगा? अगर ऐसा सच में किया गया तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप एक हफ्ते के लिए हड़ताल करते हैं तो इससे मालिक जो श्रेणी है उसको कुछ नहीं होने वाली, वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपको मरने के लिए छोड़ देगी और ऐसे करके बहुत सारे लेबर मारे जाएंगे, यही नुकसान होगा। तो कभी कभी ये जो लेबर यूनियन है उनका काम क्या है, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि चलो हाफ जो आवर्स है, यानी ड्यूटी आवर्स में से उनको हाफ कर देते हैं, हाफ में वो लोग धरना देते हैं और हाफ में काम करते हैं, ताकि काम भी बनता रहे और धरना भी होता जाए। तो यही सब चल रहा है। नाउ अभी जो केस है वो क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो काम करना है वो 12 घंटे काम करना है, जिसमें 4 आवर्स अ डे टू व्हाट यू लाइक विथ सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ लैंड एंड योर पोसेशन ऑफ मनी इनफ टू बाई द इंटरेस्टिंग बुक और पे फॉर अ सीट एट द पिक्चर और ऑन अ हाफ हॉलीडे एट अ फुटबॉल मैच और वट एवर योर फैंसी में भी। कहा जा रहा है कि ये सब छोड़ो, जो भी हो, आपको अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा अगर बनाए रखना है तो 4 घंटे अपने लिए रखो। फुटबॉल मैच देखने जाओ, फुटबॉल मैच के अलावा बुक पढ़ना है बुक पढ़ो, या फिर आप सिनेमा देखने जाओ। तो इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। तो बाद में वो कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि
बुक पढ़े वो बुक पढ़ सकता है, फिज़िकली कोई वर्कआउट करना चाहता है वो भी करे। तो ये सब चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और खैरात का चीज़ यहाँ पसंद नहीं कर रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे जो मतलब खैरात में जो सामान दिया जाता है, जैसे 1200 रुपये करके हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं महिलाओं को, या फिर 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो चाहते नहीं है ऐसा कुछ भी हो। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि हाँ, अपने को ही क्रिटिसाइज़ किया एक जगह पे, जहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते तो मेरी किताब भी खरीद सकते हैं, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब खरीदिए और आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आप जैसे उसको पढ़ेंगे आधे मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। मतलब वो खुद ही को यहाँ पे सैटराइज कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे खुद का। तो इस टेक्स्ट में ऐसा बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। और इयागो का एक मेंशन किया है यहाँ पे शेक्सपियर से, कि इयागो जो कहता है कि चलो पैसा दे दो, वो खैरात के साथ कनेक्ट करे और काम हो जाएगा। मगर ये उन्होंने बोला है कि इयागोस एडवाइस इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, वी मस्ट चेंज आवर पॉलिसी बिफोर वी कैन गेट व्हाट वी वांट। तो हमें अपना पॉलिसी चेंज करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ये है कि हमारी पॉलिसी है क्या, हम चाहते क्या, ये जो फ्रीडम है वो है क्या। ठीक है, और स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं इंग्लैंड के बारे में। अरे भाई, जिसने इंग्लैंड ने कभी फ्रीडम मतलब गुलामी देखी ही नहीं, उसे आज़ादी की क्या ज़रूरत है। उनके लिए आज़ादी क्या है तब? उनके लिए आज़ादी है लेज़र, यानी आराम करना, यानी जो लेजीनेस है वही आज़ादी है कि आज पड़े रहेंगे, आज हमारी छुट्टी है, संडे है भाई, या फिर कुछ त्यौहार है उसका छुट्टी मना लिया। वही ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना हो सके यही मांग करते हैं। और ट्रूली ये बात है कि उनको कैसे समझ में आएगा। उनका इतिहास अगर देखा जाए तो उन्होंने दूसरे देशों पे शासन किया था, उन्होंने दूसरों को गुलाम बनाया था, तो उन्हें सच में आज़ादी का कीमत बिल्कुल नहीं पता। ये बहुत परफेक्ट बात कही। तो आगे इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, समझिएगा। अनटिल वी डू, लेट अस नेवर वोट फॉर अ पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हु टॉक्स अबाउट आवर फ्रीडम एंड आवर लव ऑफ लिबर्टी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी बंदे को वोट मत कीजिए जो हमको कह रहा है कि हमको आज़ादी देने की बात कर रहा है, क्योंकि सच में आज़ादी की ज़रूरत उनको क्या है, इन द सेंस क्या है का मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं आज़ादी है क्या। ठीक है, किस तरह से बाकी लोग हमको डोमिनेट कर रहे हैं। आगे चल के ये भी बता रहे, अगर मान लीजिए आपको सब कुछ मिल गया, आपके पास बहुत समय है, यानी आप फ्री का बहुत टाइम है, कोई काम नहीं है आपके पास और बहुत पैसा है, तो आप करेंगे क्या? ये क्वेश्चन है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद देम? उन पैसों के साथ, उन समय के साथ हम करेंगे क्या? आई वॉज थॉट इन माई चाइल्डहुड दैट, मैं ये पहले बचपन में सोचा करता था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं, ये एक मैं यहाँ से कोट कर रहा हूँ, सैटन विल फाइंड मिसचीफ स्टिल फॉर आइडल हैंड्स टू डू। अर्थात इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ, खाली दिमाग शैतान का घर। समझ में आया? ये वही कथन है जो हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी अगर आप कोई भी तरह का काम नहीं कर रहे तो आपका दिमाग खाली है, ऑब्वियसली शैतानी आपके दिमाग में भरने लगेगी। तो खाली रहना नहीं चाहिए, वो यही कहते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि जापान में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जहाँ पे 90 साल के लोगों को भी काम में जाने को कहा जाता है। वो लोग वहाँ जाके आराम करते हैं, मगर उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो उनको कभी कभार थोड़ा बहुत काम दिया जाता है, खिड़की के पास उनको बैठने का जगह भी दिया जाता है। अगर वो सो रहे हैं तो लोग आके उसे डिस्टर्ब भी नहीं करते, सोने दीजिए, बूढ़ा आदमी है। मगर हाँ, उन्हें ऐसा फील नहीं कराते हैं कि वो लोग बेकार है। ठीक है, 90 साल के लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है वो परफेक्ट टेंडेंसी है। तो इस चीज़ से हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे रैट पॉइजन लेना शुरू करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी जैसे हम देख सकते हैं कि जो बहुत अमीर बन जाते हैं, फटाक से अमीर बन गए, तो वो लोग क्या करेंगे, नशा करना शुरू करते हैं। ठीक है, जिससे वो अपने आप ही खुद को ख़त्म करना शुरू करते हैं। यहाँ वो कह भी रहे हैं कि ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आई हैव सीन men come into a fortune and lost their happiness, their health, and finally their lives by it as certainly as if they had taken daily doses of rat poison instead of champagne and cigars। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आखिर में वो क्या कहेंगे, एकदम लास्ट पैराग्राफ है, वो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर वो कोई भी तरह का जो
काम है वो आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, या तो आप ज़िंदगी भर एक काम कीजिए जो छोटा समय हो, यानी कि सोच लीजिए कि 4 घंटा काम करेंगे मगर रेगुलर पूरा जीवन भर काम करेंगे, या फिर 8 घंटा काम करके या 12 घंटा काम करके एक पर्टिकुलर एज में आप रिटायर हो जाइए और फिर घर में बैठ के पेंशन लीजिए, या फिर घर में बैठ जाइए इनकम करके। इन दोनों में से चूज़ करने को आपको कहा है, मगर उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कीप ऑन वर्किंग अंटिल यू आर सर्वेंट, नहीं यहाँ से नहीं, नाउ डोंट सेंड द आंसर टू मी, मुझे इसका जवाब मत भेजिए, और भेज भी कैसे सकते हैं, रेडियो में है, प्लीज़ टॉक इट ओवर विथ योर वाइफ। ठीक है, ये बात जो है वो आप अपने वाइफ से शेयर कीजिए, उससे चर्चा कीजिए कि आप क्या करेंगे। और इसी तरह ये ऐसे यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आशा करते हैं कि ये आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो हमारे चैनल को हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ और भी ज़्यादा और भी हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो जहां से आप मदद ले सकते हैं। फ़िलहाल वेस्ट बंगाल का जो SSC SLST है उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे वीडियोस जो है आपको नेट और सेट के लिए भी काम में आने वाले हैं, क्योंकि नेट और सेट में सब है। सिलेबस वहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ है नहीं मेंशन। आप अगर चाहे तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी देख सकते हैं, कोई नए राइटर ने अगर लिखा है, मतलब सब कुछ साहित्य आप जो भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप अगर टाइम दे रहे हैं वो लॉस का नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।